यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, चीन निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत। तो यहाँ पर चीन सही हो जाएगा। ठीक है, चीन ने सबसे पहले खुले द्वार की नीति अपनाई। स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? पाकिस्तान, भारत, चीन, श्रीलंका। तो स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश के पास विशेष अधिकार वीटो पावर, यानी विशेष अधिकार का मतलब वीटो पावर नहीं है? जापान के पास, चीन के पास, ग्रेट ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जापान। ठीक है, जापान के पास विशेष अधिकार यानी वीटो पावर नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, चीन। तो 4 का भारत सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित देशों में यानी जो भारत है, निम्नलिखित देशों में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ? ठीक है, 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था? भारत, पाकिस्तान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 11 सितंबर 2001 को भारत पर आतंकवादी हमला हुआ था। डरबन सम्मेलन कब हुआ? दिसंबर 2011, नवंबर 2008, दिसंबर 2010, नवंबर 2007। तो मेरे प्यारे बच्चों डरबन सम्मेलन हुआ था दिसंबर 2011। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2000 में कहाँ हुई थी? मुंबई में, न्यूयॉर्क में, ब्राज़ील में, जर्मनी में। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में मुंबई में हुई थी। भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, के एन राज को, जैसी कुमारप्पा को। तो मेरे प्यारे भाई भारत के मिल्क मैन के रूप में जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। ठीक है, और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का निम्न में से क्या कारण है? अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना, बिल्कुल ये है। पड़ोसी देश के पास परमाणु हथियार, ये भी है। शक्तिशाली राष्ट्र बनना, ये भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किसने यानी किस प्रधानमंत्री ने दिया? श्री VP सिंह, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी। तो इंदिरा गांधी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको एक वाक्य में यानी 10 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न, तो सारे प्रश्न आप तैयार करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2000 को यह पद संभाला था। वामपंथ क्या है? वामपंथ एक राजनीतिक विचारधारा है जो आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया था? तो अमेरिका ने इराक पर हमला 20 मार्च 2003 को किया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम। तो दक्षिण एशिया के 2 देश है भारत और पाकिस्तान। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। ठीक है, इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? चिपको आंदोलन क्या है या किस राज्य में चलाया गया? चिपको आंदोलन वन संरक्षण के लिए किया गया एक आंदोलन है जो उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, भारत पाकिस्तान विवाद के दो कारण। भारत पाकिस्तान विवाद को दो मुख्य कारण निम्न है। पहला है कश्मीर का विवाद, कश्मीर पर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चल रहा विवाद। दूसरा है धार्मिक और क्षेत्रीय भिन्नता, सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता के कारण मतभेद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, वर्चस्व शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वर्चस्व का अर्थ होता है दूसरों पर अपनी शक्ति या प्रभाव बनाए रखना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो देसी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया। ठीक है, तो दो देसी रियासतें जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया था वो है जम्मू और कश्मीर और दूसरा है हैदराबाद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। संपूर्ण क्रांति भारत के नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जो 1974 में छात्रों, किसानों और मजदूरों के समर्थन से शुरू हुआ। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याओं के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। इनकी प्रमुख मांग थी लोकतांत्रिक प्रणाली में व्यापक सुधार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की व्यवस्था स्थापना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर है, भारतीय जनसंघ की विचारधारा क्या थी। तो भारतीय जनसंघ की विचारधारा भारतीय संस्कृति, धर्म और राष्ट्रवाद पर आधारित थी। यह पार्टी सांप्रदायिकता, हिंदू राष्ट्रवाद और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देती थी। इसके नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता के बजाय धार्मिकता को भारतीय समाज की बुनियादी धारा माना। वे समाज में हिंदू हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर जोर देते थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में शुरू हुई एक आंदोलन थी। इसका उद्देश्य देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। यह क्रांति नई कृषि तकनीकों, उच्च उपज वाली फसलों, उन्नत बीजों, सिंचाई प्रणाली और उर्वरकों के उपयोग के जरिए किसानों की उत्पादकता में सुधार करने पर केंद्रित थी। इससे भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए। तो 1968 की परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। इसके तहत 5 देशों को ही परमाणु हथियार रखने की मान्यता दी गई, जबकि अन्य देशों को उन्हें ना बनाना या उनका परीक्षण नहीं करना है। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य निम्न है। पहला है सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा है मुद्रा स्थिरता और वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा है आर्थिक सलाह और तकनीकी सहायता देना। चौथा है सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में मदद करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर है, इसमें वैश्विक वित्तीय संकटों से निपटाने में सहायता करना। इसके बाद 26 नंबर है, क्या कह रहा है, पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, जहां दुनिया भर के देशों ने पर्यावरण और विकास के बीच सामंजस्य बनाने पर विचार विमर्श किया। इस सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास के लिए वैश्विक कार्यवाही की दिशा तय की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। 27 नंबर कह रहा है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण भारत के हित में है। तो वैश्वीकरण भारत के हित में माना जा सकता है क्योंकि इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिलती है, जिससे व्यापार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह वैश्विक तकनीक प्रगति और निवेश के लिए अवसर खोलता है, जिससे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इसके साथ ही वैश्वीकरण ने भारत को विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका दिया है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। यह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने का अवसर भी प्रदान करता है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करता है। इसके बाद है 28 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे। तो शीत युद्ध की समाप्ति के प्रमुख कारण थे, पहला था आर्थिक संकट। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक भारी सैन्य व्यय और अन्य कारणों से कमजोर हो गई, जो उनके पतन का मुख्य कारण बनी। फिर है दूसरा प्रतिस्पर्धा और दबाव। अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी शक्तियों और नाटो के साथ लगातार सैन्य और आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने सोवियत संघ को कमजोर किया। इसके बाद है तीसरी हेडिंग, सोवियत संघ के अंतर्गत विभिन्न गणराज्यों का अलगाव। कई गणराज्य जैसे यूक्रेन और बाल्टिक देश ने अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किए, जिसमें सोवियत संघ कमजोर हुआ। सैन्य कमजोरी। सोवियत संघ अपनी सैन्य शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने में
असमर्थ रहा, खासकर अफगानिस्तान युद्ध के बाद। इन सभी कारणों ने मिलकर सोवियत संघ को अंततः कमजोर कर दिया और शीत युद्ध के अंत का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की भूमिका। दलित पैंथर्स एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1972 में महाराष्ट्र में हुई थी। इस आंदोलन ने दलितों के अधिकारों की रक्षा करने, उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया। दलित पैंथर्स ने जातिगत भेदभाव, छुआछूत और गरीबी के खिलाफ संघर्ष किया। आंदोलन ने दलित समुदाय को एकजुट कर सामाजिक और राजनीतिक ताकत के रूप में पहचान दिलाई। उन्होंने समाज में न्याय की मांग को लेकर रैलियां, प्रदर्शन और सांस्कृतिक आंदोलन किए। दलित पैंथर्स ने दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हौसला दिया। यह आंदोलन महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे, नक्सलवादी आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से गरीब किसानों, आदिवासियों और मजदूरों को उनके अधिकार दिलाना था, जो वह भूमिहीनता, शोषण, गरीबी और सामाजिक अन्याय के कारण खो चुके थे। इसके अतिरिक्त नक्सली आंदोलन ने भूमि सुधार, सरकारी नीतियों में बदलाव, गरीबों के लिए अधिक मौके और न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली की मांग की। यह आंदोलन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने की दिशा में काम करता है ताकि सामाजिक असमानता, वर्ग भेद और शोषण को समाप्त किया जा सके। नक्सली आंदोलन के पीछे मुख्य विचार था कि समाज में निहित असमानता और अन्याय को समाप्त करने के लिए हिंसक और सैन्य संघर्ष किया जाए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेगा। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उद्देश्य एवं उसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, अथवा सोवियत व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं बताइए। 32 नंबर है, 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? इसके कारण एवं प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।